आवाज विशेष में आप सभी का स्वागत। भारत में सिविल सर्विसेज मतलब प्रशासकीय अधिकारी प्रशासकीय सेवाएं करने के लिए भारत में हर साल 3 से 4 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। उनमें से तकरीबन 1000-1500 विद्यार्थी ही जहां तक चुने जाते हैं। आज मेरे साथ आईएएस के 2006 के बैच के यूपी के कैडेट, जी हाँ, जो यूपी में भी कार्यरत हैं, वो आईएएस अफसर मेरे साथ है ऋषिकेश यशोद जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ऋषिकेश जी, आप जहाँ तक इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है यूपी का, उसमें आप स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं जहाँ तक, और एक बहुत बड़ी पोस्ट है, एक की पोस्ट मानी जाती है। पर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप पेशे से आप डॉक्टर थे, एमबीबीएस आप थे, पर आपने जहाँ तक सिविल सर्विसेज की तरफ अपना रुख मोड़ा, तो ये सारी सोच क्यों आई आपने? हमने यूपीएससी क्यों चुना आपने? आप प्रैक्टिस भी कर सकते थे, कई लोगों को रुग्णों की आप सेवा कर सकते थे, पर सिविल सर्विसेज ही क्यों? इस सवाल को कई बार पूछा जाता रहा है और मैं हर बार यही कहता हूँ कि मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे और उसके चलते मतलब ज़्यादातर हमारा जो बचपन है वो पूना और बॉम्बे जैसी जगहों पे ज़्यादा बीता रहा है। हालांकि पूरे स्टेट भर में हमारे फादर की ट्रांसफर्स वगैरह होती रहती थी। तो ये हमेशा ये होता रहा है कि फादर के साथ में उनके सीनियर्स, कई बार उनके ऑफिस बॉस वो जो हुआ करते थे वो भी आईएएस कैडर के ही हुआ करते थे, तो उनके साथ में हमारा इंटरेक्शन वगैरह कई बार होता रहा है बीच बीच में। और कहीं ना कहीं फिर मन में एक ये इच्छा जागरूक हुई कि एज आईएएस या फिर एक ऑल इंडिया सर्विस ग्रुप के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके एक अपना एक बड़ा मंच होता है उनके लिए काम करने के लिए। जी। और उस मंच के ऊपर अगर काम करने का मौका मिले या फिर उस स्तर पे अगर काम करने का मौका मिले तो हम लोग समाज के लिए डिसीजन मेकर्स, जो एज अ डिसीजन मेकर या फिर एक चेंज के लिए जो एक एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, वो उससे बड़ा मौका और शायद ही किसी फील्ड में हमको मिल पाएगा। इसलिए बचपन से ही मेरी ये इच्छा थी कि हमें भी एक ट्राई करके आईएएस अफसर अगर बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऑल इंडिया लेवल पे अगर काम करने का मौका मिलता है एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर तो कई सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनके माध्यम से समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। तो आप जहाँ तक पिता की तरफ से आपका क्या सपोर्ट रहा? क्या उन्होंने कभी आपको कहा कि हाँ भाई आपको जाना चाहिए, या फिर घर का वातावरण कैसे था? घर का वातावरण हमेशा ही सपोर्टिव रहा। मेरे जो पिताजी थे ही रिटायर्ड आफ्टर सर्विस ऑफ ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, 40 साल की सर्विस के बाद में हो, तो उनका भी काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का। और फिर उनसे जो अनुभव हमको मिलते थे, जो वो अपने अनुभव हमको बताते थे, और जो समाज के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में हमको बताते थे, तो एक मन में फिर वो इच्छा हमेशा बनी रहती थी कि नहीं, हमको भी जो है बड़े बनकर कुछ करना है, इस फील्ड में काम करना है। तो एक इंस्पिरेशन तो हमेशा ही फादर की तरफ से मिलती रही। मतलब उदाहरण अगर दूं तो मेरे पिताजी जब ग्रेजुएट हुए, उन्होंने बीए किया, तो हिस्ट्री उनका एक सब्जेक्ट था। तो बचपन से ही हम लोगों को वो हिस्ट्री के बारे में बताया करते थे, उनकी किताबें हम लोग बीच बीच में कभी पढ़ते थे एज अ हॉबी। तो हिस्ट्री की तरफ मेरा हमेशा से रुझान रहा। और संजोग की बात ये हुई कि जब यूपीएससी का एग्जाम मैंने दिया तो एज ए ऑप्शनल मैंने हिस्ट्री को ही चुना। चलिए, मतलब आपके जिस प्रकार से आप पले बढ़े, उस वातावरण से जुड़े हुए सब्जेक्ट से आपने चुने, और फैमिली सपोर्ट अच्छा रहा। सर, ऐसा कहा जाता है कि भारत की सबसे कठिन ये स्पर्धा होती है, ऐसा अनुमानतः माना जाता है, और होती भी है, जहाँ तक एक कठिन परिश्रम लगता है। पर आपकी पढ़ाई आप कैसे करते थे, कुछ बताएंगे? आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? आपने अपनी पढ़ाई कैसे की? निश्चित रूप से बहुत कीनली, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब बहुत नज़दीकी जिसमें मुकाबला होता है, इस तरह की ये एग्ज़ाम है जी। और इसका विशेष बात यह है कि इसका हमेशा टारगेट बदलते रहता है, क्योंकि इस साल मान लीजिए 800 सीट है, अगले साल हो सकता है 1000 सीट हो, उसके अगले साल हो सकता है और कम हो जाए सीट जी। तो उस हिसाब से जो है उसके टारगेट बदलते रहते हैं, इसलिए सिलेक्शन का जो चांस होता है वो भी बदलते रहता है हर साल जी। ज़रूर, एक तो बात यह है। सेकेंडली 3, 3.5, 4 लाख तक लोग हर साल इसमें बैठते हैं और बहुत ही कम मतलब उसमें सिलेक्शंस होते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वन ऑफ द वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन इंडिया। लेकिन पढ़ाई के लिए ज़रूरी ये है इसमें, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रियात्मक इसमें होता है, कि मतलब काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद में इसमें सिलेक्शन होता है। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल की ये तैयारी लगती है, इसमें एग्जामिनेशन होता है। तो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन की टेक्निक्स या फिर जो है ना शॉर्ट टर्म विचार करके इसमें ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना नहीं होती है। आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि ये नहीं कि भाई 3 महीने हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, 10 घंटा 20-15 घंटा बैठ के पढ़ाई कर ली तो हमारा हो जाएगा। इससे सामान्यतः इससे जो है सक्सेस नहीं मिलेगी आपको जी।
तो एग्ज़ाम के लिए एक तो वातावरण, जैसे आपने पहले कहा कि एक तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, वातावरण उस तरह का होना चाहिए, और विद्यार्थी या फिर जो अभ्यर्थी होते हैं एग्ज़ाम के, उनको अपना सस्टेन्ड और कंसिस्टेंट एफर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे विचार से अगर पूरी लगन के साथ में अगर आप इसमें काम करें, पढ़ाई करें, तो निश्चित रूप से वी कैन क्रैक इट। सक्सेस। सर, एक और चीज़ देखने को मिलते हैं कि मैं कई विद्यार्थियों से मिलता हूँ, करीबन 10-15 साल से मैं मिल रहा हूँ उनसे, जब से मैं भी विद्यार्थी था तब से। तो कई लोग सोचते हैं कि पूना जाना चाहिए, बड़े महानगरों में, वहाँ पर ट्यूशन क्लासेस होती है। दिल्ली सोचते हैं कई लोग, कई बड़े बड़े शहरों में जाने का सोचते हैं। तो वहाँ जाकर वो सोचते हैं कि अच्छी ट्यूशन हो, अच्छे कुछ हो, तो हम अच्छे वातावरण में कर सकते हैं। तो ये भी कारगर साबित होता है कई बार। देखिए विप्लव जी, ये कुछ हद तक सही बात है। ये एक पुरानी धारणा थी, जब इंटरनेट वगैरह हमारे पास में नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास में नहीं थे, तो उस समय जिस सबके पीछे जो आइडिया है वो है एक्सपोजर की जी। जो बच्चे खास करके छोटे शहरों से अगर जो बिलोंग करते हैं, उनको उतना एक्सपोजर मिल नहीं पाता है। तो दिल्ली जाने का या फिर बॉम्बे या फिर पूना जाने का मकसद ये हुआ करता था कि वो जाए वहाँ पे उन बच्चों के साथ में रहे जो वहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ सीनियर्स होते हैं जो पहले 1-2 अटेम्प्ट्स दिए होते हैं, उन्होंने, उनके पास में अनुभव होता है। कई अच्छे प्रोफेसर्स वगैरह वहाँ पे यहाँ पे इन सेंटरों पे मिल जाते हैं। आप देखिए दिल्ली, बॉम्बे या फिर पूना जो है, ये बड़े एजुकेशनल हब्स हैं। तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ के या फिर कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे कई बार मतलब जो इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। जो स्टूडेंट्स या फिर जो अभ्यर्थी कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके अनुभव का उनको वहाँ पर फ़ायदा मिलता है। जी। जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी 2 या 3 अटेम्प्ट्स दिए जा चुके हैं, वो भी वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, तो उनके अनुभव का आपको फ़ायदा मिलता है। तो एक्सपोजर के रूप में दिल्ली, पूना या फिर बॉम्बे निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उससे लाभकारी तो है। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पे आपके पास में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, आजकल मैगजीन्स भी इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसे मामले में मुझे लगता है, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपोजर, तैयारी करने में अगर कोई कैंडिडेट अगर अपने घर पे रहकर या फिर छोटे से टाउन पे रहकर भी अगर करना चाहे, तो वो कर सकता है, करे तो वो कर सकता है निश्चित रूप से। और बहुत से लोग यशस्वी हुए हैं, बहुत से लोग करते भी हैं। मतलब देयर आर बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो छोटे टाउन में रह के भी सिलेक्ट हुए हैं। जी सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत से युवा जहाँ तक ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स भी देते रहते हैं। वैसे वो बड़ी एग्जाम्स होती है बहुत से लोगों के लिए, पर वो उनके हिसाब से वो एक यूपीएससी के हिसाब से छोटी होती है। जैसे कोई बैंक्स की होती है, कोई कृषि अधिकारी होता है, या फिर कई जगह पर होते हैं। तो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, छोटे छोटे अफसर के 3rd रैंकिंग, 2nd रैंक, ऐसे कुछ होते हैं। तो अगर वो वहाँ सेलेक्ट होते हैं, फिर वहाँ पर काम करते करते अगर वो प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या वो कारगर साबित हो सकता है? जैसे कि कोई से उसमें कोई हानि नहीं है। उसमें एक ही प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि आपको क्या उतना समय मिल पाएगा या नहीं। लेकिन एक सतसत विवेक हमारा ये कहता है कि आपको जब अपना समय देना है, जैसे इन्वेस्टमेंट में हम लोग कहते थे कि आप अगर इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो आप अपने सारे के सारे पैसे सिर्फ एफडी में ही ना लगाएं या फिर सारे के सारे पैसे स्टॉक्स में ही ना लगाएं करके। तो उसको आप जो है ना, आपके ऑप्शंस हमेशा खुले रहने चाहिए। तो अगर कोई कैंडिडेट अपनी परिस्थिति की वजह से कुछ बाकी एग्जाम्स में भी अगर इंटरेस्ट लेके देना चाहता है, तो वो तो हमेशा देना चाहिए, उसमें कोई हानि की, उसमें कोई नुकसान है नहीं। लेकिन उसमें फिर एक इशू यही हो जाता है कि भाई आपको उसके बाद में समय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा उतना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो कैंडिडेट्स किसी और जॉब में या फिर किसी और नौकरी में काम करते हुए भी प्रिपरेशन करते हैं, उनकी मोटिवेशन बहुत मैटर कर जाती है। क्योंकि काम पे फिर आपके प्रायोरिटीज अलग होती हैं, आपके टेंशन्स अलग होते हैं। तो अगर उसको बैलेंस करके आप अगर पढ़ाई कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, उसके लिए फिर आपको परिवार का साथ होना या फिर उस तरह का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो वो करके अगर आप कर सकते हैं, तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और उससे आपका एक सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। एज अ ऑफिसर अगर आप सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में, अगर इंटरव्यू तक जाते हैं, तो वहाँ पे जो सिलेक्शन बोर्ड बैठता है, तो उनकी नज़रों में भी ऐसे कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जो एक अलग रुतबा, तमाम तरह के कठिनाइयों को फेस करके वो सामने आते हैं, आगे उभरा है। तो उसका अलग एक इंप्रेशन पड़ता है सिलेक्शन बोर्ड पे। तो अगर आप कर सकते हैं बैलेंस करके, तो बहुत अच्छी बात है, एंड उसका फ़ायदा तो बिल्कुल है ही है। प्रीलिम्स कुछ होते हैं, मेंस होते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, जैसे आप डॉक्टर थे तो आपने हिस्ट्री फिर भी चुना, जैसे आपने मुझे कहा, तो लोगों को वो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स कुछ होते हैं, मेंस होते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, जैसे आप डॉक्टर थे तो आपने हिस्ट्री फिर भी चुना, जैसे आपने मुझे कहा, तो लोगों को वो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे करना चाहिए, सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? बहुत सीरियस मतलब जो है, क्योंकि कई बार जो है ना, कैंडिडेट्स कई सारे इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं। सिलेक्शन सब्जेक्ट्स, खैर पहले तो पैटर्न लगता था जब आपको 2 ऑप्शनल लिए होने, अब तो एक ही ऑप्शनल लिया जाता है। लेकिन ऑप्शनल का चयन हमेशा आपके पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर ही होना चाहिए। अगर मुझे हिस्ट्री पसंद है तो मैं हिस्ट्री लूँगा,
लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन हिस्ट्री के बल पर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी हिस्ट्री पे हो सकता है या फिर हो जाएगा। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में यूजुअली ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं या फिर जियोग्राफी में ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं जी। वो अपने आप में हो सकता है सही हो, लेकिन पढ़ाई तो हम ही को करनी है। प्रत्येक कैंडिडेट को अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ाई करनी है। तो सब्जेक्ट का चयन भी अपनी खुद की व्यक्तिगत निजी मतलब जो आपकी लाइकिंग है जी। उसको देखते हुए ही करना चाहिए। और उससे भी और एक महत्वपूर्ण उसमें पहलू ये है कि आपकी भाषा पे प्रभुत्व क्या है। अगर आप हिंदी में अगर ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है तो हिंदी में जिस विषय का स्टडी मटेरियल आपको अच्छा मिल सकता है, जिसमें आपको रुचि है, तो वैसे सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तो भाषा को देखते हुए और अपना पर्सनल रुझान को देखते हुए मुझे लगता है कि सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताने के लिए कि कैसे हम सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सर जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे थे, पर्सनल इंटरव्यू, तो उस वक्त का अनुभव बताइए, क्या कुछ बातें हुई अगर आप बता सके तो, कि उस वक्त क्या अपना मनोबल रखना चाहिए, कैसे? इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है इस एग्ज़ाम में कि इससे आपके चांसेस इन और आउट तय हो सकते हैं। बिल्कुल कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू में थियोरी में बहुत अच्छे मार्क्स लिए लेकिन इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स न मिल पाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी तरह दूसरी तरफ ये भी है कि जो जिन कैंडिडेट्स ने थियोरी में अच्छा नहीं किया लेकिन इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स पा जाने की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया जी। तो बेसिकली इंटरव्यू जो है, जो हमारे सीनियर्स बताते रहे हैं और कई बार मतलब सभी की संज्ञान में भी होगा, इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। मतलब वो आपका नॉलेज नहीं परखना चाहते हैं, वो तो पहले परख चुके होते हैं। परख चुके हैं जी। वो तो वहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी सोचने की जो क्षमता है, किस पॉजिटिविटी या फिर किस नेगेटिविटी से आप किसी बिंदु को आप हैंडल करते हैं। ऐसे बिंदु जो आपको इमोशनली बहुत नज़दीक है। क्या कुछ ऐसा वाकया या फिर प्रश्न आप बता पाएंगे आपके साथ कुछ? मैं 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। पहली बार जब मैंने फेस किया था तो वो मेरा इंटरव्यू बहुत ही ख़राब गया था, टू बी वेरी फ्रैंक। उस हिसाब से नंबर भी मिले थे, तो उस वजह से मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाया था सेकंड चांस में। थर्ड चांस में मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी और लकीली जब बोर्ड अलॉट हुआ वहाँ पर, ये भारतीय जो विदेश सेवा होती है उनकी एक सीनियर ऑफिसर थी, उनकी अध्यक्षता में बोर्ड था। तो कुछ सवाल शुरुआत में ऐसे पूछे गए जिनसे मैं बहुत कंफर्टेबल था। तो वो शुरुआत होती है, जो एक रैपो बनता है बोर्ड के साथ में, तो वो अच्छा बन गया शुरुआत में ही। तो फिर उससे मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। तो फिर कुछ सवालों का जवाब मुझे नहीं भी आता था तो उन्होंने भी मतलब उसको अनदेखा कर दिया, संभाल लिया कि होता है वैसी, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमको हर सवाल का जवाब आए करके। लेकिन आप जिस सवाल का जवाब आता है उसको किस तरह से देते हो, किस मैच्योरिटी से देते हो, या आप ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, या फिर ऐसे सवाल जिसका जवाब आपको नहीं आता है उसका आप जवाब कैसे देते हो, या आप अपनी गलती मान लेते हो या फिर आप अपनी ये एक्सेप्ट कर लेते हो बड़ी ग्रेसफुलनेस के साथ में कि मुझे नहीं आता है कर जी, या फिर उसको छुपाने की कोशिश करते हो। ये सब चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व होती है जी। और इंटरव्यू का मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सनालिटी का हिस्सा, आप बचपन से जहाँ पढ़ाई रहे हैं, पढ़ाई जहाँ पर हुई है, आपके जो हॉबीज़ हैं उनके बारे में, जो आपके पर्सनल आपके बारे में आपकी कितनी जानकारी है जी, उसका बेसिकली वहाँ पर टेस्ट होता है। अच्छा। और आप प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल कर पाते हैं उसके बारे में वहाँ पर टेस्टिंग होती है। तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू इज़ कुछ हद तक एक लॉटरी भी होती है एंड मोस्टली 90% तो वो आपका प्रिपरेशन ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। सर एक और चीज़, जैसे कहते हैं कि जब आप पास हो जाते हैं तो आप कैडर चुनते, तो आपको यूपी बेस्ड कैडर आपको मिला, तो फिर वो आपने चूज़ किया था कि उनसे कैसा? कैडर की चॉइस अभी हाल ही में शुरू हुई है। मेरे विचार से 2 या 3 साल से ये कैडर चॉइस की प्रक्रिया शुरू हुई है। उससे पहले जो है, जो आपकी रैंकिंग होती थी उसके आधार पर एक रोस्टर सिस्टम हुआ करता था, उस पर मिल जाता था। उस समय मुझे उत्तर प्रदेश मिल गया। तो हमारी रैंक थोड़ा और आगे पीछे हो जाती तो मैं उत्तराखंड चला जाता या फिर वेस्ट बंगाल चला जाता जी। तो संयोग से कहिए या फिर जैसे भी कहिए, मैं उत्तर प्रदेश मुझे अलॉट हुआ। तो उसमें मेरा चॉइस कुछ नहीं था, वो तो रोस्टर के अनुसार मुझे उत्तर प्रदेश। पर कैसा रहा यूपी में पहली बार, कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? पहली पोस्टिंग क्या थी, किस पद पर थे आप? पहले पोस्टिंग हमारी होती है यूपी में, कहते हैं जिसको जॉइंट मजिस्ट्रेट, या फिर जिसको हम लोग यहाँ पर SDO के रूप में जानते हैं महाराष्ट्र में। तो एज अ ट्रेनिंग में जॉइंट मजिस्ट्रेट झांसी में था, और झांसी के बाद में पहली सब्सटेंशियल पोस्टिंग जो होती है, सब्सटेंटिव पोस्टिंग जो होती है SDM की, जॉइंट मजिस्ट्रेट की, वो मेरी चित्रकूट में रही, करवी, जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे रही है जी।
तो करीब 8 महीने झांसी में बिताने के बाद में एक करीब 8-9 महीने उसी तरह से मैंने करीब में बिताए एज अ एसडीएम। उसके बाद में फिर मेरी पोस्टिंग सीईओ जिला परिषद जिसको यहाँ पर कहते हैं, तो वहाँ पर सीडीओ कहते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, वो मैं इलाहाबाद में था जी। तो करीब 1.5 साल इलाहाबाद में बिताने के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग एज अ कलेक्टर औरैया डिस्ट्रिक्ट कानपुर डिवीजन में। क्या बात है। तो उसके बाद में तो फिर कई पोस्टिंग्स हुए हैं। अगर आप बताना चाहें तो कहाँ कहाँ रहे हैं आप? वो देखिए, मैं सीडीओ इलाहाबाद रहने के बाद में मैं कलेक्टर रह चुका हूँ 6 जिलों में उत्तर प्रदेश में। मैं औरैया में कलेक्टर रह चुका हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया में कलेक्टर रह चुका हूँ, सिद्धार्थनगर में कलेक्टर रह चुका हूँ, श्रावस्ती करके एक जिला है वहाँ पर कलेक्टर रह चुका हूँ। फिर मध्य यूपी में मैं हरदोई जिला है वहाँ पर भी कलेक्टर रह चुका हूँ। और पश्चिम की तरफ अगर हम लोग जाए तो लखीमपुर खीरी करके सबसे बड़ा जिला है ज्योग्राफिकली, जहाँ पर दुधवा नेशनल टाइगर नेशनल पार्क वगैरह भी है, वहाँ पर भी मैं कलेक्टर। चलिए सर, कई महत्वपूर्ण जगहों पर आपने काम भी किया है, पदों पर काम किया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आपने लिए हो, अगर आप हमें बताना चाहें, जिनसे शायद आपको लगता है कि कुछ बदलाव कहीं अंश तक आप ला पाए या फिर कुछ अच्छे डिसीजंस आप ले पाए, ऐसा कुछ अगर आप बता पाए हमें तो, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मतलब देखिए, जो एक रुझान होता है कि हर व्यक्ति का कि एक ऑल इंडिया सर्विस में जाए जी, विशेष करके आईएएस में या फिर आईपीएस में, हर पोस्टिंग एक मौका होता है जिसमें आप जो है समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर पाएंगे जी। तो अगर अच्छे कार्य को हम लोग गिनाना चाहें तो मतलब हर पोस्टिंग में कुछ ना कुछ अच्छा किया, लेकिन अगर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एक दो ऐसे कुछ जी, तो मैं जो आपको प्राउड होता है कि हाँ ये निर्णय मैं ले पाया जी। तो बुंदेलखंड में मेरी पोस्टिंग थी एज अ प्रोबेशनर ऑल्सो। तो जब हम लोग 2007 में जब जिले में गए तो वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, जिसे सूखा कहते हैं हम लोग। तो बड़ी भयंकर, मतलब वहाँ पे 2-3 साल से वर्षा नहीं हुई थी, तो किसानों के लिए वगैरह भी बहुत दिक्कतें थी। तो उस समय हमको काफ़ी अच्छा काम करने को मिला कि जब प्रशासन की तरफ से फिर हम लोग टैंकर चलवाते थे, जो निधि उन तक जाता था, फंड तक पहुँचाने की हम लोग एज ए एसडीएम तो विशेष करके हम लोग जो है पानी की उपलब्धता वहाँ पर सुनिश्चित करते थे। तो सुबह 5 o'clock से लेकर रात को 10-11 बजे तक जो है हम लोग जो है इसी में लगे रहते थे, तो कि भाई सारे कैलेंडर के हिसाब से पानी की सप्लाई वहाँ पर टैंकर्स पहुँचे, जो कुएं हैं वहाँ पर कुएं भरे जाएं जी, नहरों को चलवाना। क्या आप पर्सनली जाते थे वहाँ पर विजिट? हाँ, बिल्कुल पर्सनली, बिल्कुल फील्ड में जाना पड़ता था। एज ए एसडीएम मैंने करीब 6 महीने में 600 हेक्टेयर ज़मीन के मैंने जो है पट्टे करवाए, जो जहाँ पे किसानों को ज़मीन नहीं होती थी। मतलब लैंडलेसनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, खास करके यूपी जैसी उत्तर भारत के जितना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे लोगों के पास में ज़मीन नहीं होती। ज़मीन नहीं होने की वजह से वो कोई और कारोबार नहीं कर पाते हैं, तो एक लैंडलेस लेबर के रूप में उनको काम करना पड़ता है। तो जब उनकी अपनी ज़मीन हो जाती है तो एक एसेट उनको मिल जाता है, तो वो खुद उसके ऊपर जो है मेहनत करके कुछ उगा सकते हैं, उससे अपने पैसा कमा जो सकते उनका हैं, होगा, लोन मिल सकता है उनको, घर बनाने के लिए जगह हो जाती है। तो करीब 600 हेक्टेयर ज़मीन के पट्टे मैंने किसानों को करवाए वहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक लैंड रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड नहीं होता है तो उनके लिए फिर बैंकों से उनको लोन नहीं मिल पाता है। कई गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उनमें उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। जब मैंने वहाँ पर चार्ज लिया चित्रकूट में, करवी में, तो वहाँ पे करीब 400 रेवेन्यू विलेज जो होते हैं हमारे, उसके रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं थे जी, जो वो मैनुअल चल रहे थे। मैनुअल होने से आप जानते हैं कि मतलब जो उसका दुरुपयोग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फिर कोई किसी ने उसमें किसी का नाम लिख दिया, नाम उसका काट दिया, कुछ और लिख दिया, तो ये सब बहुत होता था। उन सारे 400 गाँव की जबकि व्यवस्था ये थी कि उसको कंप्यूटराइज कर देना था, कि कोई भी जो है किसान इंटरनेट से अगर जाके अगर देख सके अपना कि उसकी ज़मीन का नंबर क्या है और उस नंबर पे किसका नाम है, तो वो चेक नहीं हो पा सकता था पहले। तो मैंने करीब 400 गाँव का 7 या 8 महीने में लगकर सारे जो मैनुअल खतौनियाँ जो बनी हुई थी, खतौनी जिसको कहते हैं, रिकॉर्ड बुक जिसको कहते हैं, वो कंप्यूटराइज करा दी मैंने। तो उससे काफ़ी जो है किसानों को राहत मिली इसमें। एज अ सीडीओ इलाहाबाद जब थे तो उसमें नरेगा स्कीम उस समय कुछ साल पहले लॉन्च हुई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम जो है। एज अ सीडीओ इलाहाबाद जब थे तो उसमें नरेगा स्कीम उस समय कुछ साल पहले लॉन्च हुई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम जो है। तो उसमें कई तालाब हम लोगों ने बनवाए। आदर्श तालाब करके एक स्कीम लागू की गई थी गवर्नमेंट ने उस समय। यूजुअली होता क्या है कि गांव में हर जगह कुछ ना कुछ एक तालाब तो होता ही है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी खराब होती है क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाता, गांव के पास में उतना फंड नहीं होता कि जिससे वो उसे मेंटेन कर पाए। तो इस स्कीम के थ्रू हमने करीब 1700 तालाबों में जो है उसका जीर्णोद्धार करवाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसकी साफ सफाई करके उसमें जो
ट्रेडिशनली जहाँ से उसको पानी आता था तो उस पानी के चैनल को साफ करवाना ताकि उसमें पानी आए, ओवरफ्लो होने के बाद में वो किसी दूसरे तालाब में या फिर नहर में निकल जाए। इस तरह से मतलब जो है उसमें मैनुअल लेबर लगा के ये सब किया गया था। गांव के जो जानवर वगैरह होते हैं वो तालाब तक पहुंच नहीं पाते पानी पीने के लिए, तो अगर पहुंच भी जाए तो फिर वो कीचड़ वगैरह काफ़ी मतलब वहाँ पे, तो उनके लिए उतरने के लिए मतलब जो है सीमेंट कंक्रीट से ठीक से डिज़ाइन करके एक रैंप वगैरह बनवाया ताकि जानवर वहाँ पर जो है सेफली पहुँच पाए वगैरह सब। तो इस तरह का डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे एज अ CDO हम लोगों ने करवाया। इलेक्शंस का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है जी। मैंने अपने विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स की पोस्टिंग्स में ग्राम पंचायत से लेके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं सारे इलेक्शंस हमने करवाए। और संयोग की बात कहें या फिर फॉर्चुनेटली कहिए, मेरे हर इलेक्शन जो थे जितने भी करवाए सारे पीसफुल निपटे, शांतिपूर्ण तरीके से, और ना ही कोई इसमें कभी कोई विवाद रहा। तो ये एक अच्छा अनुभव था। मतलब समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आपने काम किया, किसानों से लेकर तो इलेक्शन तक और सामान्य व्यक्तियों से लेकर तो गांवों तक, हर जगह आपने कोशिश की कि हर पोस्टिंग में मतलब ये तरीका रहा। एक महत्वपूर्ण पोस्टिंग मेरी इस बीच में ये रही कि मैं एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था जिसे उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट का मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था करीब 1 साल के लिए। बहुत बढ़िया। तो इसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को लोन मुहैया कराया जाता है, और उस लोन के उपयोग करके जो हॉस्पिटल्स होते हैं सरकारी जी, उनको और ज़्यादा मतलब जो है जिसमें उसमें हॉस्पिटल्स में जो कमियां होती है, बेसिकली हमारे पास में डॉक्टर्स नहीं होते तो वो डॉक्टर्स हायर करना, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, उनके तरीके काम करना, जो मॉनिटरिंग की जो व्यवस्थाएं होती है उनको थोड़ा आप उनसे जुड़े हुए भी है ना, आप डॉक्टर थे पहले, इसलिए आपको पता हो सकता है कि क्या था। काफी अच्छा काम किया। जो मॉनिटरिंग के लिए पहले इतनी मोटी करीब 100 पेजेस की जो है मॉनिटरिंग की किताब बनती थी जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ होते हैं उनके लेवल पे, लेकिन उसकी फिर वो समीक्षा हो नहीं पाती थी। तो उस पर काफी फिर विचार मंथन करके एक्सपर्ट्स की राय लेके उस 100 पेज की बुकलेट्स को हम लोगों ने जो है उसको कॉम्पैक्ट करके सिर्फ 15 पेज का बुकलेट बना दिया सिर्फ। हॉस्पिटल्स का एक्रेडिशन करवाया, जो एक नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स होता है, NABH होता है, उनके थ्रू करीब 22 हॉस्पिटल्स का हमने एक्रेडिशन करवाया कि ये जो है मतलब एक स्टैंडर्ड होता है हॉस्पिटल का, उस स्टैंडर्ड तक लाने की हम लोगों ने उसमें वहाँ पर कोशिश की। पूर्वांचल मतलब जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानीज एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी बहुत भयंकर होती है वहाँ पर, तो उस पे कंट्रोल पाने के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए वहाँ पर। जो वहाँ के जो 22 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, 22 में से भी जो 9 बहुत ही हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये बच्चों की काफ़ी मतलब वहाँ पर मौतें होती है हर साल इसकी वजह से, तो उसे टैकल करने के लिए भी हम लोगों ने जो है 9 जिलों में ICU, डेडिकेटेड ICU जिसमें से जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बच्चे वहाँ पर ट्रीट किए जाए, तो वहाँ पर ICU स्थापित करवाए हम लोगों ने, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की। तो ऐसे कई मतलब जो है इंटरवेंशन जो है हर पोस्टिंग्स में हम लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन ये वन ऑफ दिस जो है ये हम लोग मतलब अगर आपके साथ में शेयर करना है तो मैं कर सकता हूँ ज़रूर। और ये प्राउड भी फील होता होगा कि चलिए मुझे वो मौका मिला कि मैं वो लोगों को मदद कर पाया। बिल्कुल, और बड़े पैमाने पर कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एज अ IAS ऑफिसर ये हो जाता है कि आप यूजुअली स्टेट लेवल पे ही काम करते हैं। ज़रूर सर, कई बार मैं एक बात मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ऐसा ही होता है, पर ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार अफसर ऐसा भी कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है, हम नहीं कर सकते, या फिर फंड्स नहीं है, या फिर ऐसी कोई स्कीम नहीं हो सकती है, या फिर हम नहीं कर पाएंगे, अभी अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर। तो इन सब के बीच क्या एक IAS अधिकारी सच में निर्णय ले सकता है कि वो करना चाहे तो, क्या उसमें से भी कोई मार्ग निकाल सकता है? देखिए एक कहावत तो आपने ये ऐसे पर्सनल सवाल है, अगर आप बताना चाहें। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए एक आपने कहावत सुनी होगी हिंदी में, जहाँ चाह वहाँ रहा। जहाँ चाह वहाँ रहा जी। तो मुश्किलें होती है, ऐसी बात नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तक मतलब जो कुछ हद तक सच्चाई उसमें है, होती है जी। कई बार ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं, फंड्स की कमी कह लीजिएगा, या फिर कई अन्य मतलब चीज़ें, दबाव जिसको आपने शब्द का उपयोग किया। कई बार सेंट्रल में कोई और पार्टी होती है, स्टेट में कुछ और होती है, नगर पालिका में कोई और होती है, तो उनका तालमेल नहीं हो पाता, तो वो कहते हैं कि फंड्स नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ सुनने मिलती है। हाँ, तमाम कारण हो सकते हैं, कुछ न कुछ हद तक की परिस्थितियाँ हमेशा रहती है। मतलब आपने जितनी परिस्थितियाँ गिनाई अभी उसमें से 1 2 या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में ये हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से प्रयास किया जाए, जहाँ से विरोध हो रहा है तो विरोधियों को भी अगर मतलब किसी स्कीम के बारे में या फिर किसी निर्णय के बारे में कन्विंस किया जा सके, प्रयत्न करने पे मुझे लगता है कि इसका हल जरूर निकल आता है। चलिए, मतलब अगर हम वो अधिकारी अगर चाहे करना तो वो कर सकता है, उसका हल निकाल सकता है। बिल्कुल कर। चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, बहुत से ऐसे विद्यार्थिनियां हैं जो चाहते हैं कि इस फील्ड में आए, अफसर बने, प्रशासकीय अधिकारी बने,
तो उनको आप 1 मिनट में क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस चीज़ पर उन्हें जोर देना चाहिए, या फिर क्या कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, या फिर क्या रखना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मनोधैर्य, क्या कुछ अगर आप अपना कुछ सीक्रेट 1 मिनट में बताना चाहें तो, अगर एक कि मिनट जिससे की वो अगर कहनी सफल हो बात सके। जी। मैं तो कहूँगा कि अपने आप पर विश्वास रखें। जो आप अचीव करना चाहते हैं उस गोल को अपने मन में रखकर उस पर फोकस करने की बहुत आवश्यकता है। मैं कहूँगा कि आप अगर सोचेंगे कि 3 महीने 6 महीने पढ़ाई करने से अगर आपको ये सक्सेस मिल जाएगी, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको उसमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ से आपको मदद चाहिए, वो मदद मांगने की भी हमारे पास में उतना बड़ा दिल होना चाहिए। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग ये कैसे पूछे, किससे जी। पूछे, संकोच झिझक करते होती हैं। है। जी। वो झिझक बिल्कुल मन से निकाल देनी चाहिए। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको जहाँ जहाँ से मदद चाहिए होगी, जहाँ जहाँ से मदद लेनी चाहिए, वहाँ से मतलब मदद लेने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। जी। और आपको एक खुला अपना एक आउटलुक रखना चाहिए कि ये नहीं कि मतलब मेरे सीनियर्स ने ऐसा किया तो मैं भी वैसे ही हो जाऊंगा करके। एक कदम हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा किताबें ही पढ़ के ही नहीं, बल्कि सामान्यतः मतलब जो है आपके आसपास समाज में जो चीज़ें घट रही है उसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। और कंसिस्टेंसी को अपनाते हुए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रियात्मक ये परीक्षा है, तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और हार्ड वर्क निश्चित रूप से तो करना ही होगा, उसके तो कोई ऑप्शन है नहीं। हार्ड वर्क, दैट टू कंसिस्टेंटली, अगर आप करेंगे विश्वास के साथ में, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यश आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, कंसिस्टेंट रहेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूर आप सिविल परीक्षा में पास हो सकते हैं, या फिर एक अच्छे अधिकारी बनकर सामने आ सकते हैं। ज़रूर सर, यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे भी बढ़ते रहें और अच्छे अच्छे निर्णय लें और भारत भर में आप काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे ऋषिकेश जी, जिनसे खास बातचीत की हमने आवाज़ विशेष में। ऐसे ही एक व्यक्ति से मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए आवाज़ विशेष, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ इंडिया पर।